हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारा जो सेट है वो सेट 4 है। ठीक है। इससे पहले हमने सेट 3 तक के जो क्वेश्चन पेपर थे वो सॉल्व कर लिए हैं। उनकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लो। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इसको आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। और हम चलते हैं सीधा सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपके 17 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है। में आपके 17 क्वेश्चन होंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि चैनल टनल द्वारा कौन से दो शहर जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है बार्सिलोना के साथ लंदन। ठीक है, लंदन बर्लिन के साथ, और लंदन रोम के साथ, और पेरिस के साथ लंदन। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए, इसमें आपके सामने युग्म दे रखे हैं और इसमें से ना कुछ गलती है, यानी कि कोई ऐसा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, यानी सही तरीके से मिलान नहीं कर रखा है। तो आपको वही पहचानना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो एक बार ध्यान से आप इसको देख लो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें ना वेनेजुएला गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये जो मिलान कर रखा है ये गलत है, हमको यही तो पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या जनसंख्या और संसाधनों के बीच में बेहतर संतुलन प्राप्त करने के सहज प्रयास के रूप में की जा सकती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, इसके बीच में जनसंख्या और संसाधन के बीच में जो संतुलन बनाया जाता है, तो इसकी व्याख्या की जा सकती है इसमें प्रवास की कर सकते हैं इसमें हम। ए आपका ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के दूसरे चरण से संबंधित है। तो प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। मृत्यु दर में गिरावट, लेकिन प्रजनन क्षमता ऊंची बनी हुई है। उर्वरता और मृत्यु दर, और प्रजनन क्षमता घटी और मृत्यु दर अधिक हुई। तो इसमें से आपका आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है, जो सेकंड वाली स्टेज होती है, मैंने आपको 3 स्टेज पढ़ाई थी। अगर आपने वन शॉट वीडियो देखी हो तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो सेकंड स्टेज होती है इसमें मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट हो जाती है। ठीक है, लेकिन प्रजनन क्षमता जो होती है वो उच्च बनी होती है। मृत्यु दर में गिरावट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो चिकित्सा की सुविधाएं होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए एक बार ध्यान से। न्यू मैंगलोर बंदरगाहों में प्रमुख निर्यात क्या है। तो इसमें क्या होता है, लौह अयस्क का निर्यात होता है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा न्यू मैंगलोर है ये आपका जो आयरन है इसके लिए है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कांडला बंदरगाह की विशेषता है। कांडला बंदरगाह पे ज्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कक्ष की जो खाड़ी है उसके मुहाने पे स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक गलत सुमेलित है, आपको यहाँ पे पहचानना है। यहाँ पे आपको कोयला राज्य दे रखा है और उसके खनन केंद्र का नाम दे रखा है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो देखिए, जो कोरबा है ये महाराष्ट्र, ये आपका गलत है। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे पहचानना था। बाकी आपके तेलंगाना सिरंगौनी ठीक है, उड़ीसा ये भी ठीक है, पश्चिम बंगाल रानीगंज ये भी ठीक है। तो आपका बी ही यहाँ पे गलत था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत के दिए गए गैस भंडारों के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर स्थान जो है वो आपको बताना है, यानी कि ये जो गैस भंडार दे रखे हैं इसमें पश्चिम से, ठीक है, इधर से पूर्व की ओर, इधर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मैप बना दूं भारत का, तो इस तरीके से यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर इधर की तरफ। ठीक है, कौन से पढ़ते हैं, तो इसमें एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिपुरा कृष्णा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देखो, जैसलमेर जो है यहाँ पे पड़ता है राजस्थान में। जैसलमेर, फिर अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी और त्रिपुरा, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और जैसलमेर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। तो आप अंदाजे में कर सकते हो। देखो, त्रिपुरा कभी भी यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पहचानने हैं। ध्यान से अगर आपने कभी मैप को देखा होगा तो आप आराम से पेपर में पहचान जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक शहर हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपका हो जाएगा हुगली, सलेम, भिलाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नगरीय बस्तियों की विशेषता है। ठीक है, नगरीय बस्तियों की विशेषता क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो नगरीय बस्तियां होती हैं यहाँ पे जो लाइफ होती है वो काफ़ी जटिल होती है। ठीक है,
जो माल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, उसका निर्माण होता है, आर्थिक विकास की बुनियाद। तो यानी कि आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें क्या है, आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ो। यह इतना गर्म होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर उठता है तो भाप में बदल जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूजल, यानी ये सारी आपको आगे पीछे करके दे रखी है, ठीक है। आपको इसमें से पहचानना है कि कैसे इसको सही क्रम से करेंगे। तो 11वें में क्या होगा, सबसे पहले आपका ये आएगा भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि इसमें बात है भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा मौजूद है क्योंकि पृथ्वी बढ़ती गहराई के साथ गर्म हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इसमें ये वाला, यानी पहले आ जाएगा फोर्थ, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकंड, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, और फिर आ जाएगा आपका थर्ड। अब देख लो इसमें जो भी आंसर आपके लिए सही हो आप उसे मिला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो आपको यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ो और चेक करो कि ये सही है या गलत है। हालांकि विश्व व्यापार संगठन की उन लोगों द्वारा आलोचना और विरोध किया गया है जो मुक्त व्यापार और आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। ये बात है, मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध नहीं बनाता है, ठीक है। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से आपका क्या सही है। तो देखिए इसमें क्या है, आपका जो कथन है वो आपके सही है, ठीक है। और ये इसको सही तरीके से प्रस्तुत भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि दोनों ही सही है और इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। यहाँ पे एक कथन और एक कारण दे रखा है, इसे पढ़िए। बस्तियां जो होती है विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है। कई प्रकार की बस्तियां होती हैं और प्रभावित भी होती है, और इसको सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। ये भी आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र इतिहास के प्रारंभिक काल से ही बसे हुए हैं और मैदानी क्षेत्र फसलों और उत्पादन और सड़कों उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपका आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये इसके अनुकूल नहीं है, इसके मतलब ये ठीक नहीं है कारण जो है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 से 17। इसमें क्या है, आपका ये पैसेज है, पैसेज को आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जल संरक्षण के किस तरीके से रालेगन सिद्धि जो है उसमें समृद्धि आई थी, ये क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा आंसर वाटरशेड विकास, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गांव में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय किया गया। तो यहाँ पे स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने रालीगंज सिद्दीकी सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्रता की थी। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे अपनी मेहनत से अपने श्रम से किया गया था, यानी बी आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो सेक्शन ए था इसमें 17 क्वेश्चन थे टोटल, और मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेक्शन बी देखेंगे हम यहाँ पे। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है वो स्रोत पे आधारित क्वेश्चन। एक बार आप ये भरमौर वाला क्वेश्चन है, आदिवासी वाला, ये आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 18.1 है कि गद्दी जनजातीय समुदाय ने हिमालयी क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान किस प्रकार कायम की। तो ये जो गद्दी जनजातीय क्षेत्र, ये जो जनजातीय सॉरी ये जो समुदाय था इसने क्या करा था, हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, क्योंकि इनकी एक परंपरागत मतलब एक तौर तरीके थे, ठीक है। इनकी एक भाषा थी गदियाली भाषा, जिसके माध्यम से ये बातचीत करते थे, तो इसके आधार पे इन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। इसी में 18.2 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। किन कारणों कारकों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को पिछड़े बने रहने के लिए प्रभावित किया। क्योंकि ये जो भरमौर वाला क्षेत्र था ना ये काफी पिछड़ा हुआ था, ठीक है। इसके पीछे कुछ कारण थे। कारण क्या थे, यहाँ की कठोर जलवायु, यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है, यहाँ पे जीवन जो था बहुत मुश्किल था। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके अंदर आपके आंसर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जलवायु हो जाएगा एक कारण। दूसरा क्या था, यहाँ पे संसाधन जो थे ना वो काफी कम थे, ठीक है। तो संसाधन एक कारण हो जाएगा। और यहाँ का जो
वातावरण हो गया, ठीक है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित थी, गरीबी वगैरह समस्या यहाँ पे मतलब ज्यादा थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी रह गई। फिर उसके बाद है 18.3, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों में सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो कौन से क्षेत्रों में दी गई थी प्राथमिकता, तो इसमें आपका आ जाएगा परिवहन। वहाँ पे परिवहन और संचार को सुधारा गया था। ठीक है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था, और यहाँ पे सामाजिक और सामुदायिक जो सेवा होती है वो दिया गया, एजुकेशन को यहाँ पे सुधारने के लिए काम किया गया, बाकी सुविधाएं दी गई। तो ये इसमें आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते थे 18.3। के बाद देखिए 19 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको एक बार ध्यान से देखो। मैं आपको एक मैप दे रखा है, ध्यान से देखो, ये ट्रांस साइबेरियन वाला मैप है आई थिंक। हाँ, और इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके ये 1 2 3, इसमें क्या है कि रेलवे लाइन का नाम बताइए, ये जो रेलवे लाइन है, और ये उस देश का नाम बताइए जहाँ पे स्थित है। तो ये ट्रांस साइबेरियन वाला है, इसमें मैंने आपको एक पहले वाला जो सैम्पल पेपर करवाया था वहाँ पे भी मैंने आपको ये जो मैप है ये वाला दिखाया था, ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये किस देश में है ये भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रूस वगैरह में स्थित है। के बाद है आपका सेकंड, ए और बी के रूप में चिन्हित जो स्टेशन है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे ए स्टेशन है और यहाँ पे बी स्टेशन है, ये आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ, ए जो है ये मॉस्को है, ठीक है, और आपका बी जो है ये हो जाएगा आपका व्लादिवोस्टोक, ये आपको बताना था। और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो कारण बताइए कि ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्यों है। ठीक है, कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एशिया का जो क्षेत्र है, हम इसलिए महत्वपूर्ण बोलेंगे क्योंकि एशिया के क्षेत्र को ये जो पश्चिमी यूरोप के बाजार है उनके लिए ये खोलता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप से एशिया को जोड़ देता है, आप ऐसे देख सकते हो इसको। और ये एक महत्वपूर्ण व्लादिवोस्टोक वगैरह जो है ये सब क्या है, महत्वपूर्ण कृषि केंद्र वगैरह और फेमस है ये, दक्षिण को जोड़ रहे हैं, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको क्या करना है, आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारकों का आपको यहाँ पे समझाना है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में देखा जाता है कि रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो कितनी है, उसको जनसंख्या घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारण क्या होते हैं। भौतिक कारण में आप देखोगे जलवायु, भूभाग वगैरह हो गया, लोग क्या कैसी जगह में रहना पसंद करते हैं, प्लेन हो, भूमि उपजाऊ हो, पानी वगैरह उपलब्ध हो, ठीक है, इस तरीके की जगह हो। आर्थिक कारणों में आप पता है कि आर्थिक कारण में वहाँ पे औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, ठीक है, रोजगार उपलब्ध हो, और लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हो, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको एक एक लाइन में भी आप आंसर दोगे तीनों पॉइंट, तो सही हो जाएगा आपका। इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है कि स्वच्छ एवं नामांकित आरेख की सहायता से जनांकी के संक्रमण की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया पेपर। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक देखो, जनांकी के संक्रमण जो है, जो सिद्धांत है, इसकी आपको 3 अवस्था के बारे में बताना है। तो आपको पता है इसकी 3 अवस्था थी जो कि हमने पढ़ रखी है पहले से, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 3 अवस्था थी। पहली अवस्था देखिए क्या थी, पहली अवस्था में जनसंख्या जो होती है आपको पता होगा कि ग्रामीण होती है, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो नगरीय होने लग जाती है। तो पहली अवस्था में जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण होती है, ठीक है, लोग अशिक्षित होते हैं, जन्म दर भी ज़्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। सेकंड अवस्था में क्या होता है, सेकंड अवस्था में जन्म दर जो है, प्रजनन क्षमता जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, यानी कि जन्म दर जो है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें क्या होता है, धीरे धीरे गिरावट आने लग जाती है और मृत्यु दर भी कम होने लग जाती है। ठीक है, और जब तीसरा चरण आ जाता है तो वहां पे क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही मतलब एक जैसी हो जाती है, या फिर आप कहो कि स्थिर हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या जो है स्थिर हो जाती है,
जनसंख्या जो है वो नगरीय हो जाती है, यहाँ पे लोग शिक्षित हो जाते हैं, लोग जागरूक हो जाते हैं, ठीक है, ये परिवर्तन आता है। तो ये आप इस तरीके से तीनों स्टेज बता सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुटीर उद्योग जो है आपका है, ठीक है, कुटीर निर्माण उद्योग या घरेलू उद्योग जो है इसकी विशेषता आपको बतानी है। तो आपको पता है कि उद्योगों में जो कुटीर उद्योग होते हैं ये सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कारीगर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कच्चा माल होता है, जो लोकल लेवल पे स्थानीय कच्चा माल होता है उसको यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनते जाइए बस। और यहाँ पे सिंपल से जो घरेलू औजार होते हैं उसी से काम चल जाता है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि जो कारीगर होते हैं वो घर के परिवार के सदस्य की सहायता से अपने जो डेली लाइफ के जो बनने वाली चीजें हैं उसको बनाते हैं, जैसे मोमबत्ती वगैरह हो गया या अचार वगैरह हो गया, इस तरीके की चीजें बनती है, ठीक है, छोटे छोटे। तो ये आप बता सकते थे। 3 नंबर का 3 ही पॉइंट काफी है। इसी के बाद 22वां क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण से कैसे भिन्न भिन्न है। तो देखिए आप बता सकते हो कि मनुष्य का प्रकृतिकरण क्या है। आपको पता होगा कि जब मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में था, यानी जब मनुष्य अपनी, आप कह सकते हो, प्राचीन अवस्था में था, आदिम अवस्था में था, तो क्या था, वो प्रकृति से डरता था, ठीक है, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के नियमों का पालन करता था, प्रकृति के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया था। इसलिए बोलते थे मनुष्य का प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, वो प्रकृति की सुन रहा है, डर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ बता सकते थे। लेकिन इसी में आपके साथ एक और जोड़ दिया है, वो ये जोड़ दिया इन्होंने क्वेश्चन की प्रकृति का मानवीकरण बताओ। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो है मनुष्य जो है वो प्रकृति को समझने लगता है, प्रकृति के जो नियम है उसको जानने लग जाता है, ठीक है, प्रकृति से डरना बंद कर देता है और वो स्किल्ड हो जाता है, धीरे धीरे तकनीक के बारे में जानकारी हो जाती है उसे, और अपने आपको प्रकृति के अनुसार पहले ढाला हुआ था, अब वो क्या है, प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ने लग जाता है। तो ये प्रकृति के मानवीकरण हो जाए, ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हो, तो उसमें भिन्नता अपने आप ही पता लग जाएगी। के बाद देखो इसी क्वेश्चन के ना ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि मानव भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हो रहे हैं। इस विचारधारा ने किस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन का दृष्टिकोण जो है वो बदल दिया है। तो देखिए समझिए, मानव भूगोल जो है इसमें क्या है, आप देखोगे कि अलग अलग समय में अलग अलग विचारधारा रही है, ठीक है, और जैसे जैसे मनुष्य शिक्षित हुआ, जागरूक हुआ, उसको तकनीकी ज्ञान होने लगा, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि नई नई विचारधाराएं आने लगी, उसके सोच में परिवर्तन होने होने लगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे बता सकते थे। और इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली की आपको 3 विशेषता बतानी। तो आप बता सकते हो कि इंटरनेट जो है, ठीक है, इंटरनेट जो है जो हम यूज करते हैं, ये भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली के रूप में है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, हम अपनी बातों को चंद सेकंडों में, ठीक है, कहीं पर भी ईमेल के थ्रू या फिर आज के समय में व्हाट्सएप वगैरह है, संदेश, लिखित संदेश के रूप में भी हम भेज सकते हैं, ठीक है, अपने डेटा को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कम कीमत पे हम आसानी से पूरी दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ई कॉमर्स साइट में पैसों का लेन देन कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इंटरनेट की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमें फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे आपको यही बताना था। और देखो पेपर में कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे, तो आपको आंसर कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी में आपके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विश्व के किन भागों में इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि के बारे में अगर विशेषता की बात करें, तो इस प्रकार की कृषि जो है वो मेनली क्या होती है, मानसून, ठीक है, मानसून जो एशिया की घनी आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पे होती है और मानसून पे निर्भर है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें धान वगैरह की जो खेती होती है, धान की, ये प्रमुख होती है, प्रभुत्व होता है इसका। इस प्रकार की कृषि में चावल फसल जो होती है वो प्रमुख है, आप ये बता सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, मशीनरी वगैरह का जो इस्तेमाल है वो कम होता है और परिवार के सदस्य वगैरह मिलकर यहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है। खेती के लिए खाद या जो मिट्टी होती है उसको उर्वरक बनाने के लिए जो नॉर्मल खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, गेहूँ, सोयाबीन, जौ, ज्वार और ये सारी चीज़ें उत्तरी कोरिया, जापान वगैरह में उगाए जाते हैं।
भारत की बात करें तो यहाँ पे जो गेहूं है वो सिंधु गंगा के जो मैदान है वहां पे उगाए जाते हैं, ठीक है। बाजरा जो है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में उगाए जाते हैं। तो ये आप बता सकते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। भारत जैसे विकासशील देश में मलिन बस्तियां, जो जो उस मलिन बस्तियां, जो गंदी बस्तियां हैं, वहां पे जो शहरी अपशिष्ट है उसकी निपटान की एक समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। तो इस पे आपको चर्चा करनी है। आपको पता है कि भारत जैसे देश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लम्स जो हैं, स्लम्स वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ऐसी ऐसी जगह पे लोग रहते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, खुला मैदान नहीं मिलता है, जल निकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। संकरी गलियाँ हैं, वहाँ पे अपशिष्ट जो है उसका निपटान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताने थे। आपको हल्का हल्का बताते हुए चल रहा हूँ, आप इसे समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। मानव विकास के स्तंभों के संदर्भ में सुशासन और जनोन्मुखी जो यानी जनता के लिए जो बेहतर नीतियां हैं, इन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता और क्षमताओं का मूल्य जो है उसको बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से बता सकते हो। देखो, जिस प्रकार कोई इमारत बनाई जाती है तो उसमें स्तंभ बनाए जाते हैं, यानी कॉलम बनाए जाते हैं, उस पर वो खड़ी होती है। इसी प्रकार अगर मानव का विकास करना है तो उसके लिए भी कुछ स्तंभ चाहिए, जैसे कि उसको समानता मिले, उसको उत्पादकता, सशक्तिकरण, ठीक है, ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। समानता का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सभी को उचित जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराएं, समान उनकी पहुंच हो, किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव ना हो, ठीक है, सबको समान नजरिए से देखा जाए। फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा आपका कि जो हमारी सतत पोषणीयता भी आ जाता है। उसमें क्या होता है कि हमें जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं उसमें निरंतरता बनी हो, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो अवसर मिलते रहें, ठीक है। उत्पादकता है, उत्पादकता में क्या बताया था आपको मैंने, मानव श्रम के बारे में बताया था कि मानव श्रम को उत्पादकता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो किसी देश के जो लोग होते हैं, जो जनता होते हैं, वही उसी देश की क्या होती है, रियल, आप उस देश की रियल धन के रूप में देख सकते हो, ठीक है। यानी कि वहाँ के मानव, वहाँ की जनता ही वहाँ का वास्तविक धन है। इसलिए उनको बेहतर सुविधाएं वगैरह प्रदान करने की बात की जाती है। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण बताया था मैंने एक पॉइंट। सशक्तिकरण में आपको पता होगा कि ताकतवर बनाना है, यानी जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको, उनकी स्थिति में सुधार करना है। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ जो थे उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते थे। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमा दिया इसको। वही 4 स्तंभ मैंने आपको वन शॉट वीडियो बनाई थी, वहां पे भी आपको बताया था ये। के बाद इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है कि मानव विकास को मापने के तरीकों को लगातार नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। मानव विकास की उपलब्धियों और कमी को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। तो देखो, मानव विकास के जो मापने के तरीके हैं उसको समय समय पे उसको अपग्रेड या फिर परिष्कृत बोलते हैं हिंदी में, परिष्कृत किया जा रहा है, ठीक है। उसमें बदलाव आ रहे हैं। मानव विकास के लिए विभिन्न जो तत्व, विभिन्न जो तरीके हैं उस पर शोध किए जा रहे हैं कि कैसे मानव विकास को हम माप सकते हैं। तो मानव विकास को मापने के लिए आपको पता है HDI बनाया गया है, यानी मानव विकास सूचकांक। उसके तहत क्या होता है, विभिन्न देशों में देखा जाता है कि स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, लोगों की आय वगैरह क्या है, उसके आधार पे उनको रेटिंग की जाती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। लोगों की जीवन प्रत्याशा देखी जाती है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा जी पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में विकसित और विकासशील, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, तो विकसित और विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि को न्यायोचित ठहराया गया है, ठीक है। ठहराइए, आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताना है। देखिए, विकसित और विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो निर्माण क्षेत्र की तुलना में जो है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस है, उसको ज़्यादा मतलब महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ है कि जो अत्यधिक परिष्कृत मशीन और तकनीक है वो अब यहाँ पे उपलब्ध है। तो विनिर्माण क्षेत्र जिसे कुछ लोगों द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जा सकता है, आप ये कह सकते हो, जिसके कारण पहले विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कई लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं गैर प्रत्यक्ष जो उत्पादन है उसमें बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता हो रही है, ठीक है, आज के समय में। जैसे लिपिके हो गए, या जो मैनेजमेंट हो गया, या एड हो गया, विज्ञापन, ठीक है, बिक्री, इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो ये समय के साथ बदलाव हो रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है धीरे धीरे, सर्विस सेक्टर का। और अधिक से अधिक
महिलाएं भी देखें तो वो भी इस सेक्टर में रोजगार की तलाश कर रही हैं, जो कि कभी विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में यहाँ पे क्या है, ये विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा कहीं ना कहीं आय भी दे देता है। ठीक है, तो ये भी हम बता सकते थे। और भी पॉइंट बन जाएंगे, बट इतना बता दिया आपको, हिंट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, तो मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ, आप वीडियो देख के अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि में भारतीय किसानों की किन्हीं 5 समस्या, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 समस्या बतानी है, तो आपको पता है भाई भारत की बात करें तो यहाँ पे एक मानसून की समस्या आती है, कभी कभी बारिश इतनी कम हो जाती है कि फसलें सूखने को हो जाती हैं, कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फसलें बर्बाद हो जाती है, तो ये हो सकता है। ठीक है, कम उत्पादकता भी एक कारण हो सकता है। वित्तीय संसाधनों की कमी, या फिर किसान जो है वो कर्ज में दबे रहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। भूमि सुधार का अभाव है, भूमि सुधार की कमी है, ये भी बता सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो व्यवसायीकरण का भी अभाव है, किसानों के पास ज़्यादा जमीन ना होना, कई सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, तो ये भी एक समस्या है। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है कि फसलों के लिए नमी के मुख्य स्रोत के आधार पर भारतीय परिदृश्य में कृषि के प्रकार का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, फसलों के लिए नमी के मुख्य स्रोत के रूप में बताना है आपको। देखिए क्या होता है कि जो सिंचित खेती होती है उसकी प्रकृति में अंतर होता है। ठीक है, अलग होती है। क्या होता है कि जो सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य है वो फसलों की मिट्टी की नमी की कमी को कहीं ना कहीं, जो उस पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, नमी के कारण, उससे बचाना है। ठीक है, इसका अर्थ आप ऐसे लगा सकते हो कि सिंचाई वर्षा के ऊपर या फिर पानी का एक पूरक स्रोत के रूप में होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, सिंचाई के लिए एक बेहतर रणनीति बनाने की जरूरत है। एक बेहतर रणनीति हो, सिंचाई की सुविधाएं हो, जिससे कि भूमि को जितनी नमी चाहिए उतनी नमी प्रदान की जा सके। इससे क्या होगा, उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और मिट्टी को नमी जितनी चाहिए उतनी मिल सकेगी, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी लाभदायक होगा। और जो सेक्शन डी है आपका, इसमें आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन। तो विश्व के मानचित्र में आपको कुछ भौगोलिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, इसमें से आपको कोई 5 पहचानने हैं। नौवहन नहर, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, और वाणिज्यिक अनाज खेती का क्षेत्र, खानाबदोश चरवाहा क्षेत्र, जिसको आप चलवासी पशुचारण वाला क्षेत्र देख सकते हो, या दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह। अब यहाँ पे क्या करो, एक बार आप इसके आंसर को देख लो, यहाँ पे आंसर लगाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इसके बाद आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और यहाँ पे आराम से देख सकते हो। सर इसीलिए लगा दिया ताकि आप समझ पाओ। इसी के बाद एक इंडिया वाला मैप वाला क्वेश्चन भी है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। भारत के पश्चिमी तट पर सबसे उत्तरी बंदरगाह, राजस्थान में एक तांबे की खान, बिहार में स्थित एक बाजार आधारित तेल रिफाइनरी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य, केरल का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तमिलनाडु कोयला खदान। तो यहाँ पे इसके आंसर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आंसर को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये पेपर खत्म हो जाता है। और माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी जल्दी जल्दी में बताना पड़ा, टाइम की कमी है, पेपर जल्दी है इसलिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको केवल हिंट लेनी थी यहाँ से कि किस प्रकार का पेपर आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी इस वीडियो को देखने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।